ओके, सो आज का सेशन जो है ये टैली का अकाउंटिंग के ऊपर है। टैली प्राइम में अभी हम 7.1 पढ़ रहे हैं। ओके, तो टैली को सीखने के लिए सबसे पहले हमें अकाउंटिंग सीखना होता है, तो वही हम डिस्कस करेंगे आज अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग, तो पहला क्वेश्चन आ रहा है कि अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे। ओके, देखो, अकाउंटिंग करने के लिए पहले हमें अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट जानना होता है कि अकाउंटिंग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है और किस लिए करते हैं। तो अकाउंटिंग का सबसे फास्ट ये जो अकाउंटिंग होता है कहाँ पे, बिजनेस में होता है। ओके, बिजनेस में अकाउंटिंग होता है। बिजनेस कौन करता है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बिजनेस के लिए सबसे पहले क्या करता है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करता है। ओके, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर कोई बिजनेसमैन कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक कैश जो कि हम मनी बोलते हैं, या फिर कोई असेट्स जो कि प्रॉपर्टी होता है, ओके, या फिर गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? मटेरियल्स होता है जो कि हम बेचते हैं। ओके, इनमें से कैश, असेट्स, गुड्स, इनमें से कोई भी चीज़ अगर एक बिजनेसमैन इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो कैश या फिर असेट्स या फिर गुड्स, वो होगा बिजनेस के लिए कैपिटल। मतलब जो पहले इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो कैपिटल होता है। ओके, कैपिटल हमें पता चल गया, बिजनेस में जो इन्वेस्ट करते हैं वो कैपिटल होता है। तो कैपिटल में कैश भी हो सकता है, एसेट्स भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है। ओके, कैश का मतलब होता है मनी जो कि करेंट एसेट्स में आता है, और एसेट्स जो होता है वो प्रॉपर्टी होता है, एंड गुड्स जो होता है वो मटेरियल्स होता है। गुड्स का मतलब जो कि हम बेचते हैं, खरीदते हैं। ओके, देखो यहाँ पे सवाल आता है कि एसेट्स और गुड्स दोनों में डिफरेंट क्या है। ओके, अगर हम बात करें एसेट्स की, असेट्स का मतलब प्रॉपर्टीज होता है जो कि हम ऑर्गेनाइजेशन यूज या फिर पर्सनल यूज के लिए हम खरीदते हैं। ओके, गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है चीजें, जैसे कि मटेरियल्स, प्रोडक्ट। ओके, मटेरियल्स जिसे कि हम सेल करते हैं। अगर मैं पूछूं कि अगर एक कंप्यूटर हम खरीद रहे हैं, कंप्यूटर, ओके, तो कंप्यूटर जो है वो असेट्स होगा या फिर गुड्स होगा? ओके, क्या आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर असेट्स होगा कि गुड्स होगा? देखो, यहाँ पे कंप्यूटर एक असेट्स भी हो सकता है और कंप्यूटर एक गुड्स भी हो सकता है। ओके, कंप्यूटर कैन बी ए गुड्स और कंप्यूटर कैन बी एन assets. It depends upon purpose of purchase. Like if we are purchasing a computer purpose of resell, then that is a goods. If we are purchasing a computer for organization use or personal use, then that is an assets. ओके, मतलब अगर हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो हमें पता कैसे चलेगा ये असेट्स है या गुड्स है? ये डिपेंड करता है कि हम खरीद क्यों रहे हैं। अगर हम पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हैं या फिर बिजनेस यूज के लिए खरीद रहे हैं तो उसे असेट्स बोला जाएगा। अगर हम रीसेल पर्पज के लिए खरीद रहे हैं तो उसे गुड्स बोला जाएगा। ओके, तो अगर हम असेट्स के बारे में बात करें तो असेट्स दो तरह के होते हैं। ओके, ये देखो, असेट्स जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। ओके, एक होता है करेंट असेट, करेंट असेट्स होता है, और एक फिक्स्ड असेट्स होता है। ओके, करेंट असेट्स और फिक्स्ड असेट्स, जो असेट्स हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं, उसको फिक्स्ड असेट्स बोला जाता है। लॉन्ग टर्म उसे फिक्स्ड असेट्स कहा जाता है। जो असेट्स हम करेंट पीरियड में यूज करते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म में यूज करते हैं, उसको हम करेंट असेट्स बोलते हैं। ओके, करेंट असेट्स जो कि हम बोल सकते हैं कि विद इन 1 ईयर अगर यूज हो रहा है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो वो करेंट असेट्स होगा। अगर एबव 1 ईयर हम यूज कर सकते हैं तो वो फिक्स्ड असेट्स होगा। ओके, करेंट असेट्स का अगर एग्जांपल लेंगे तो करेंट असेट्स पे क्या हो सकता है? कोई भी रिसीवेबल अमाउंट हो सकता है, रिसीवेबल अमाउंट, ओके, या फिर कैश, स्टॉक, ये सारा चीज करेंट असेट्स में हो सकता है। फिक्स्ड असेट्स में क्या हो सकता है? जैसे कि फर्नीचर, बिल्डिंग, कार, मशीनरी, ये सारा चीज फिक्स्ड असेट्स में हो सकता है। देखो, असेट्स जो होता है वो बैलेंस शीट का एक पन्ना होता है। ओके, असेट्स का ऑपोजिट जो होता है वो लायबिलिटी बोला जाता है। ओके,
देखो, एसेट जो होता है हमारा प्रॉपर्टी होता है, लायबिलिटी हम उसे बोलते हैं अगर किसी और का प्रॉपर्टी हमारे पास है तो उसको लायबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि एक कैपिटल, कैपिटल जो है वो बिजनेसमैन का प्रॉपर्टी है, बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया तो बिजनेस शुरू हो रहा है, बट इसका मतलब नहीं है कि वो टोटल अमाउंट बिजनेस का हो गया, नहीं, वो बिजनेसमैन का अमाउंट है तो वो हमारे लिए पेएबल है, बिजनेस के लिए पेएबल है, तो वो कैपिटल भी एक लायबिलिटी का ग्रुप होता है, मतलब लायबिलिटी के अंडर आता है। असेट्स जैसे कि दो तरह के होते हैं, करेंट असेट्स एंड फिक्स्ड असेट्स। लायबिलिटी भी दो तरह के होते हैं। ओके, देखो लायबिलिटी भी टू टाइप्स के होते हैं, एक करेंट लायबिलिटी और एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ओके, करेंट लायबिलिटीज वो होता है जो कि हम विद इन 1 ईयर रिडीम करते हैं, मतलब जो भी पेएबल अमाउंट अगर विद इन 1 ईयर हमें देना है तो उसको हम करेंट लायबिलिटी बोलेंगे। अगर कोई ऐसा पेएबल अमाउंट है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए विदड्रॉ, मतलब विद इन सॉरी अबव 1 ईयर रिडीम पीरियड होता है तो उसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या फिर हम उसे लोन लायबिलिटीज भी बोल सकते हैं। मतलब अगर कोई भी पेएबल अमाउंट विद इन 1 ईयर के अंदर हम पे कर रहे हैं तो उसको करेंट लायबिलिटी बोलेंगे। अगर कोई भी अमाउंट हमें पे करना है जो कि 1 साल के बाद या फिर 2-3 साल के बाद भी हम पे करेंगे तो उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या फिर लोन्स लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। ओके, करेंट लायबिलिटी का अगर एग्जांपल के बारे में बात करें तो करेंट लायबिलिटी में वो सारी चीज होता है जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल हो गया, इलेक्ट्रिक बिल पेएबल। ओके, इलेक्ट्रिक बिल पेएबल हो गया, या फिर कोई सैलरी पेएबल हो गया। ओके, सैलरी पेएबल, जो भी पेएबल आएगा वो सारा करेंट लायबिलिटीज के अंडर आता है, मतलब जो भी हमें पे करना है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या आ सकता है, जैसे कि बैंक से हमने लोन लिया है, बैंक लोन, या फिर बिजनेस लोन हमने ले रखा है। ओके, बिजनेस लोन हमने ले रखा है तो ये सारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंडर आता है। ओके, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कैसे होता है, जैसे कि बैंक से अगर हम ले रहे हैं 5 लाख का 10 लाख का लोन तो वो हमें रिटर्न एवरी मंथ में हम पे कर रहे हैं, बट ये जो पीरियड होता है वो 2-3 साल या फिर 5 साल के लिए होता है हमारे लिए, तो अबव 1 ईयर हो रहा है तो इसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या फिर हम उसको लोन लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। और करेंट लायबिलिटी में जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल पेएबल, देखो इलेक्ट्रिक बिल अगर हमने पे नहीं किया है तो हमें विद इन 1 या फिर 2 मंथ के अंदर अंदर हमें पे करना पड़ेगा, वरना इलेक्ट्रिक वाला आके हमारा बिजली काट देंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक बिल हो गया, सैलरी अगर हमने पे नहीं किया है एम्प्लॉय को तो विद इन 1 मंथ या फिर 2 मंथ हमें पे करना ही पड़ेगा, तो ये सारे चीज करेंट लायबिलिटीज के अंडर आता है। ओके, देखो यहाँ पे जितना भी मैंने अभी टर्म्स सिखाया उसमें हमारे कुछ ग्रुप्स बनता है जो कि हम लेजर के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट हो गया कैपिटल का एक, ओके, कैपिटल का एक ग्रुप बनेगा। ओके, जो कि कैपिटल पर्सन्स का हर एक अकाउंट्स को मैनेज करेंगे, जैसे कि कैपिटल अकाउंट होगा और उसके अंडर अंडर जैसे ड्राइंग्स हो गया। ड्राइंग्स क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, ड्राइंग्स का अकाउंट एक होता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स तब बोला जाता है अगर कोई बिजनेसमैन, बिजनेस पर्सन खुद के बिजनेस से ही गुड्स या फिर कैट्स विदड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए या फिर डोमेस्टिक यूज के लिए तो उसे ड्राइंग्स बोला जाता है। एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें, सपोज आपका एक कोई स्टोर है, किराना का दुकान है, और उसमें से आपको कोई चावल या फिर दाल कुछ भी आप ले रहे हैं घर के लिए तो वो होता है ड्राइंग्स। या फिर आपका अर्जेंटली कुछ अमाउंट चाहिए, मनी चाहिए, तो अपने अपने खुद के बिजनेस से, खुद के दुकान से ही आप कुछ अमाउंट ले रहे हैं तो वो होता है ड्राइंग्स। ओके, तो ड्राइंग्स जो होता है वो भी कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंडर ही आता है। एज इक्वल और क्या ग्रुप बनेगा हमारा, देखो असेट्स में करेंट असेट्स का ग्रुप बनेगा। ओके, करेंट असेट्स का ग्रुप बनेगा और फिक्स्ड असेट्स का भी ग्रुप बनेगा। करेंट असेट्स में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया था, करेंट असेट्स में जो विद इन 1 ईयर हम यूज कर सकते हैं या फिर विद इन 1 ईयर सोल्ड आउट हो जाएगा, और जैसे कि रिसीवेबल अमाउंट हो गया, कैश हो गया, स्टॉक्स हो गया, देखो ये वाला स्टेबल नहीं है तो इसको हम करेंट असेट्स के अंडर डाल सकते हैं। और फिक्स्ड असेट्स के अंडर क्या डाल सकते हैं, जो कि अबव 1 ईयर यूज हो सकता है, जैसे कि फर्नीचर, बिल्डिंग, कार, मशीनरी, ये सारे चीज फिक्स्ड असेट्स ग्रुप के अंडर रहेगा। तो एक अकाउंट हो गया कैपिटल का,
एक अकाउंट हो गया करेंट असेट्स का और एक अकाउंट हो गया फिक्स्ड असेट्स का, तीन ग्रुप बन गया यहाँ पे। उसके बाद लायबिलिटी में देखेंगे, लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी का एक ग्रुप बनेगा जो कि 4th नंबर ग्रुप हो गया करंट लायबिलिटी, जो कि करेंटली पे करना होता है हमें विद इन ए ईयर। एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो होता है इसके ग्रुप का नाम को होता है लोन्स लायबिलिटी। ओके, लोन्स लायबिलिटी। ओके, लोन्स एंड लायबिलिटी का ग्रुप बनता है, तो ये लोन्स एंड लायबिलिटी का ग्रुप होगा 5th नंबर ग्रुप हमारे लिए। ओके, और लोन्स लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आते हैं, लाइक बैंक लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, ये सारा लोन्स लोन लायबिलिटीज के अंडर आता है। ओके, 5 ग्रुप्स याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे, इसको इरेज कर रहा हूं मैं अभी के लिए। अभी देखो, अगर हम बात करें बिजनेस में हमारा खुद का बिजनेस का कोई आइडेंटिटी होना चाहिए। ओके, बिजनेस का खुद का आइडेंटिटी होना चाहिए, जैसे कि ABC कंपनी के अगर हमारा है। ओके, मतलब ABC बिजनेस हमारा है। ओके, तो जब भी हमें कुछ प्रोडक्ट चाहिए होता है तो हमें खरीदना होता है, और खरीदने को बोला जाता है परचेज। ओके, खरीदना जो होता है उसको हम बोलते हैं परचेज। यहाँ पे बाइंग नहीं बोलेंगे, परचेज बोलेंगे। ओके, उसके बाद जिससे हम खरीद रहे हैं वो होता है क्रेडिटर। क्या होता है? क्रेडिटर। तो मल्टीपल होंगे इसलिए हम क्रेडिटर्स बोलेंगे। ओके, उसके बाद हमारा बिजनेस कोई मैन्युफैक्चर या फिर उसको प्रॉफिट में सेल करेगा, बेचने को बोलते हैं सेल्स। ओके, बेचना जो है उसको हम बोलेंगे सेल्स, और जो खरीदता है उसको हम डेटर्स बोलेंगे। ओके, डेटर्स। ओके, खरीदना है परचेज, बेचना है सेल्स। जिससे हम खरीद रहे हैं वो क्रेडिटर्स होता है, जिसको हम बेच रहे हैं और डेटर्स होते हैं। ओके, क्रेडिटर्स का भी ग्रुप है, ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स। ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स का हम बोलेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, आजकल ग्रुप ऑफ डेटर्स भी है, ग्रुप ऑफ डेटर्स को बोलेंगे हम सन्ड्री डेटर्स। ओके, देखो मैंने ऑलरेडी 4 या फिर 5 ग्रुप्स बताया था। यहाँ पे क्या क्या ग्रुप बनेगा? परचेज का एक ग्रुप बनेगा, जैसे इसको हम 6 नंबर में डाल रहे हैं। 7 नंबर में सेल्स का ग्रुप बनेगा। 8 नंबर में सन्ड्री क्रेडिटर्स का ग्रुप बनेगा, जिसमें कि हर क्रेडिटर, राम श्याम भीम क्रेडिटर जो भी होंगे उसको हम रखेंगे। और सन्ड्री डेप्टर्स मतलब जिससे हम बेच रहे हैं, ये 9 नंबर में मैं डाल रहा हूँ, उसको हम 9 नंबर में डाल रहे हैं। सन्ड्री डेटर्स का भी एक ग्रुप बनेगा। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, जब भी अगर कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो जिस प्राइस से खरीदते हैं उसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। ओके, उससे बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। और जिसको हम जब हम बेचते हैं तो बेचने वाला जो प्राइस होता है उसको हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है खरीदा है हमने कितने में, और सेलिंग प्राइस मतलब हम कितने में बेच रहे हैं। अगर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, पॉजिटिव है, तो बिजनेस के लिए वो होता है प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट। अगर माइनस होगा सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस छोटा होगा, तो तब आएगा बिजनेस को लॉस। ओके, तो अगर प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब जनरेट हो रहा है इनकम। ओके, इसका मतलब इनकम जनरेट हो रहा है। और ये जो इनकम है, इनकम भी 2 टाइप्स का होता है। ओके, इनकम भी 2 टाइप्स का होता है, जैसे कि एक होता है डायरेक्ट इनकम और एक होता है इनडायरेक्ट इनकम। ओके, डायरेक्ट इनकम उसे बोला जाता है जो कि बिजनेस का इनकम सोर्स होता है, जैसे कि प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स। ओके, सेल करके हमने प्रॉफिट किया, प्रॉफिट फ्रॉम मैन्युफैक्चर। ओके, मैन्युफैक्चरिंग करके हमने प्रॉफिट जनरेट किया, ये सारा डायरेक्ट इनकम्स के अंडर आता है। बट कुछ इनकम है जो कि इनडायरेक्ट इनकम के अंडर आता है, जैसे कि हमने गुड्स खरीदा और उसमें हमें डिस्काउंट मिल गया। ओके, डिस्काउंट रिसीव हुआ तो इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। अगर कोई कमीशन रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव, तो ये भी इनडायरेक्ट इनकम के अंडर आता है। ओके, आज इक्वल इनकम का ऑपोजिट होता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑल्सो 2 टाइप्स,
one is direct expenses and another one is indirect expenses. ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों में डिफरेंट क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो चीज होता है जो कि एक फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग या फिर परचेज रिलेटेड हो. Means if the expenses is related to the factory, manufacturing or purchase, then that is direct expenses. If the expenses is not related to that factory, manufacturing or purchase, then that is indirect expenses. Okay, that is indirect expenses. Clear? So हमारा ग्रुप जो होता है हमारा, तो ये 9 नंबर ग्रुप हो गया सन्डे डेटर्स का. फिर और एक ग्रुप बनेगा डायरेक्ट इनकम का भी एक ग्रुप बनेगा. ये 10 नंबर ग्रुप का नंबरिंग कर रहा हूँ. 11 नंबरिंग में मैं रख रहा हूँ इनडायरेक्ट इनकम को, और 12th नंबर में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को रखेंगे, और 13 नंबर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को रखेंगे. देखो ऐसे ग्रुप तो बहुत सारे हैं, फिर भी हम खुद उसको एक्सप्लेन करके समझेंगे, और समझने के बाद इनको कैटेगराइज करेंगे और उनके अंडर कौन सा अकाउंट हम रखेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे. ओके, सो आज का जो वीडियो है इसमें इतना ही, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इतना ही ग्रुप्स, टोटल 13 ग्रुप्स हमने मेंशन किया और डिस्कस किया हमने. तो इसको याद रखना है. अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं, और अगर आपको अकाउंटिंग प्रॉपरली सीखना है तो आपको ये वाला चैनल से सीख सकते हैं, और कोई भी सॉफ्टवेयर के नॉलेज गेन करना है तो आप कमेंट में भी डाल सकते हैं. ओके, तो ये वाला जो अकाउंटिंग हम सीख रहे हैं ये टैली प्राइम के लिए सीख रहे हैं, जो कि अभी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो चल रहा है 7.1 के ऊपर हम सीखेंगे. अगर हम बात करें टैली के बारे में, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, मतलब इंटीग्रेटेड बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि 1986 में इसको डेवलप किया गया था. एंड ये वाला डेवलप किसने, इनका को फाउंडर जो है मिस्टर श्याम सुंदर गोइंका एंड हिज सन भरत गोइंका, दोनों मिलके इन्होंने बनाया था टैली सॉफ्टवेयर को. और पहले इतना एडवांस नहीं था, बट अभी बहुत एडवांस हो चुका है, इसमें एआई भी आ गए हैं. तो आप अगर ये सीख रहे हैं तो कहीं पे भी कोई अकाउंटिंग का जॉब कर सकते हैं, या फिर खुद का भी बिजनेस कर सकते हैं. ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.